बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बहस जारी है पूरे मुल्क में। मुख्तलिफ आराएँ हैं इस हवाले से कि मसला क्या है और इसको किस तरह हल किया जाए। बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को देखने के लिए 2 एंगल्स इस्तेमाल होते हैं। एक एंगल ये है कि बलूचिस्तान में एक इंडिजिनस इंसर्जेंसी है, जिसका रूट कॉज़ पसमानदगी है, मिसगवर्नेंस है, करप्शन है, जिसकी वजह से लोगों ने बंदूक उठाए हैं। ये बहुत ही सादा और सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसका भी जायज़ा हम लेंगे कि इसमें कहाँ तक हकीकत है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जिस पे मैं भी यकीन रखता हूँ कि ये एक प्रॉक्सी जंग है और ये फॉरेन फंडेड टेररिज्म है, जो दाखिली ड्राइवर्स को बयानिए की हद तक इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जवाज़ देते हैं और रैशनलाइज़ करते हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल गैर रिवायती जंग है जिसकी सरज़मीन बलूचिस्तान है और ये दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी उसका इज़हार और शक्ल है। पहली बात ये कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, नहीं है, उसका लेवल क्या है? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका मतलब है कि बलूचिस्तान की तमाम आबादी रियासत के खिलाफ उठे, बंदूक उठाए और एक ही स्ट्रेटेजिक थ्रेट के तौर पे उभर के सामने आए। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ जो श्रीलंकन तामिल्स थे, जो उनका एक दहशतगर्दी का एक लहर था 80 के दहाइयों में। तमिल टाइगर्स बहुत मजबूत थे। पूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो सिंहाली मेजॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ही नाला थी, तो एक मजबूत इंसर्जेंसी की शक्ल में हमें उनका एक रिएक्शन नजर आया। उसको वाकई मैं कैटेगराइज करता हूँ फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी। दूसरा इसका अमली शक्ल जो कुर्द पीकेके है तुर्की में, उसकी एक मिसाल है। एक ज़माने में तुर्की में कुर्द सेपरेटिस्ट की इंसर्जेंसी अपने इलाके में बहुत मौसर थी और उनके लिए जो ज़मीन यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ था वो कहीं हवालों से शाम में था, इराक में था। लिहाजा उनको एक इकोसिस्टम, एक रिक्रूटमेंट उनका एक सिलसिला था। तो अब्दुल्ला ओजालान की शक्ल में जो उनका एक लीडर था, पीकेके काफ़ी मजबूत थी, लेकिन अब उसकी शक्ल वो नहीं है और ऑलमोस्ट उसको यानी शिकस्त दी गई है। बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि इंसिपिएंट एक एक इंसर्जेंसी है। इंसिपिएंट का मतलब एक इंतहाई इब्तदाई शक्ल की इंसर्जेंसी है। लोगों का इस इंसर्जेंसी पे कोई यकीन नहीं है। वो नहीं समझते कि इस इंसर्जेंसी के साथ मिल के अवामी सपोर्ट दे के हम कोई बहुत ही बड़े गोल या मकासद हासिल कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये है कि जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है वहाँ पे जो एक्सटर्नल ड्राइवर्स हैं यानी हुकूमती ढांचा है वो खड़ा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक सिविल ब्यूरोक्रेसी आज भी काम कर रही है। जो इलाके जो दहशतगर्द ज़दा इलाके हैं, जो चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अक्सर ये वाक़यात होते हैं, वहाँ पे आज भी जो कमिश्नर ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, पटवारी है, दूसरे इदारे हैं पाकिस्तान के, वो काम कर रहे हैं। लिहाजा ये आर्गुमेंट के वहाँ पे स्टेट नहीं है या स्टेट की मौजूदगी नहीं है, तो ये हमें बताता है कि इंसर्जेंसी मौसर नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं क्यों कहता हूँ कि इनके साथ अवामी हिमायत नहीं है। देखिए, जब दहशतगर्दों ने बीवाईसी को लॉन्च किया, जब खवातीन को लॉन्च किया, उसकी वजह एक थी कि लोग उनके साथ नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने एक सियासी फ्रंट बनाया जिस तरह कुर्द पीकेके ने बनाया था। इसी तरह जो पेशमगर एक अस्करी तंजीम और उनकी एक सियासी विंग थी जो इराकी कुर्द थे उन्होंने बनाया था। तो इसी तरह बीएलए और इंसर्जेंट्स ने भी कोशिश की कि एक सियासी इस तरह टीम लॉन्च की जाए फील्ड में जो सियासी मुजाहरा कर सके, जो बयानिया दे सके, जो पाकिस्तान के जो पुरअमन तबकात हैं, लेफ्ट के, राइट के, सेंटर लेफ्ट के, उनको इंगेज किया जाए और इनका बयानिया जो इनके बकौल महरूमी का है, मकबूजा पाकिस्तान का है और ये जो उनके वसाइल के सो कॉल्ड लूट मार है, ये बयानी के 3 पिलर्स हैं, इसको बेचा जाए और हमदर्दी बटोरा जाए। लिहाजा हमने देखा बीआईसी भी उस तरह मौसर साबित नहीं हुई, एक महारंग के जेल जाने से वो पूरा तहरीक ठुस हो गया। अब मैं समझता हूँ कि जो
मकरान बेल्ट है, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, जो मिडिल क्लास है, जो बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ उनकी जो रियासत में प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 40% से ज़्यादा ख़वातीन लिखी पढ़ी हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी सीएसएस पीसीएस में सबसे ज़्यादा जो पढ़े-लिखे जवान हैं, ऑफ़िसर्स हैं, वो मकरान बेल्ट से आते हैं। और मकरान में एक हद तक जो कहते हैं मिडिल क्लास की इंसर्जेंसी बीएलएफ की शक्ल में पेश की जाती है, जिसके हेड डॉक्टर आला नज़र हैं। लेकिन वो भी इसी तरह जो मकरान का पाकिस्तानाइजेशन जो प्रोसेस है, उसको मुतासर नहीं कर सका। और पाकिस्तानाइजेशन का प्रोसेस का मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट वहाँ पे होना, रोड नेटवर्क्स वहाँ पे जिस तरह सीपैक के साथ, गवादर के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए आप आधे घंटे में गवादर से तुरबत पहुँच सकते हैं। जो ऑफिसेज़ हैं, जो वहाँ पे एनजीओज़, नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, जो अभी वहाँ पे एक यूएई इन्वेस्टमेंट है डेट्स डेवलप करने के लिए। इसी तरह जो पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदालती निज़ाम है लोकल लेवल पे, चाहे स्कूल है, चाहे लॉ कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब एक्टिव हैं, फ़ाल हैं और वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं सोसाइटी की ओवरऑल तरक्की में। लिहाज़ा वो प्रोसेस ना रुक सका, क्योंकि इंसर्जेंसी के लिए ये एक इंसेंटिव है कि वो जो स्टेट ऑपरेटर्स है उसको मफलूज किया जाए। जो स्टेट यानी प्रोसेसेस हैं, जो पाकिस्तानाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, उनको डिसरप्ट किया जाए, वो नहीं कर सके। इसी तरह जो डेवलपमेंट वर्क है उसको भी कोई कामयाबी से उसका यानी उसको डिसरप्ट नहीं कर सके। ठीक है, कई जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं, यानी टैंकर्स को मारे हैं, जो सॉफ्ट टारगेट है, मजदूरों को शहीद किया है, लेकिन उससे जो प्रोसेस है वो नहीं रुका है। मिसाल के तौर पे जो अभी मोटरवे बन रहा है या डुअल कैरेजवे चमन से कराची बन रहा है, वो हर 1 किलोमीटर 1 महीने में मुकम्मल होता है और एफडब्ल्यूओ का ये ठेका है। वहाँ पे जो पेटी ठेकेदार है वो काम कर रहे हैं। कोई इंसर्जेंसी इनको रोक नहीं सकी और वो जिस स्पीड से वो काम जारी है पूरे बलूचिस्तान में, वो हैरानकुन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक इंसिपिएंट इंसर्जेंसी है। अब इस पे बहस हो सकती है, कई लोग और तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे। दूसरी बात ये कि ये अगर मौसर होती तो इसका माजी में हम उस वक्त जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो हम देखते। माजी में हमने देखा है जो एक वक्त में 80s में 70s लेट 70s में अफगानिस्तान में इनकलाब आया, रूस था, यहाँ पे कम्युनिज्म का गलबा था, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में कम्युनिज्म का गलबा था। एक आइडियोलॉजी यानी उम्मीद लोगों को मिला था कि सोवियत यूनियन जीत जाएगा, दुनिया में कम्युनिस्ट राज होगा और बलूचिस्तान में भी रूसी सिस्टम जो सोवियत यूनियन है वो भी आएगा। तो इसके नतीजे में बलूचिस्तान के बहुत से बलोच सरदार भी उससे मुतासर हुए। खैर बख्श मरी भी वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एक स्कॉलर था और वो गुरिल्ला जंग का उस पर उसका यकीन था और बहुत से जो कमांडर्स थे माजी में जो आज नहीं है, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की कि इस इंसर्जेंसी को इतना बढ़ावा दिया जाए कि स्टेट के लिए थ्रेट साबित हो, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर दूसरा टिपिंग पॉइंट आया नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद। उस वक्त बलूचिस्तान में एक नैरेटिव दिया गया कि बलूचिस्तान में ज्यादती हुई है और नवाब अकबर बुगटी के साथ ये हुआ है और स्टेट ने ये किया है, और खाने कला का एक रिएक्शन आया, दूसरे कॉम्प्रेस पार्टियों का है, कोई जिरगा हुआ और इस तरह का एक तासुर पैदा किया गया कि इनके पास कोई काइनेटिक ताकत है और काइनेटिक ताकत के बजोर अगर वो ऐलान करेंगे पाकिस्तान से अलग होने का तो इनके पास कोई गिदड़ सिंगी और वो पाकिस्तान को यानी अलग करके अपना आजाद बलूचिस्तान बनाएंगे। वो भी हमने देखा, वो भी तकरीबन यानी नाकाम हो गया। अब चंद ये जो अभी हम देख रहे हैं ऑपरेशंस ये चलते आ रहे हैं, क्योंकि इंसर्जेंट्स या जो टेररिस्ट्स हैं उनके पास फॉरेन फंडिंग है, उनके पास फॉरेन असलहा है, उनके पास सेंचुरीज हैं। ये 3 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे वो ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन के लिए उनके पास तो स्टेट यानी मशीनरी नहीं है, वो 6 महीने 1 साल लगाते हैं फिर कोई इस तरह का वाकया करते हैं। लेकिन रियासत का जो रिएक्शन है वो भी मौसर नहीं रहा है। मसलन कभी भी हमने कोशिश नहीं की है कि मीनिंगफुली बामाने तरीके से, हम तुर्की की मिसाल देते हैं, तुर्की ने जिस मौसर तरीके से 40 साल लड़ा, कोई मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए। उन्होंने मौसर तरीके से पीकेके को शिकस्त दी और आज उन्होंने असले भी रख दिए। मीनिंगफुली हमने कभी भी यानी इंसर्जेंसी या जो टेररिज्म है उसको शिकस्त देने के लिए हमने रियासती सतह पे वो नहीं किया जो करना चाहिए। हमने हर वक्त अपीजमेंट की पॉलिसी रखी। खैर बख्श मरी अफगानिस्तान से आया, उसके यानी मरी उसके जो कबाइल थे उसको 3000 का जनरल मुशर्रफ ने लेवीज की नौकरियां दी। वो फिर बीएलए बन गए और फिर लोकल जो लोनी ट्राइब है उनकी जमीनों पे कब्जा किया, लोगों से बता लेने लगे। तो स्टेट ने इनको एम्पावर किया ताकि वो इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे, ना कि उनको रोका।
اب ये एक मिसाल है, जो एक अजीब मिसाल आज भी ज़िंदा है कि किस तरह हमारी जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज़ हैं वो इल कंसिडर्ड हैं, उस पे कोई यानी सोच विचार नहीं किया जाता। उन्हें जब कोई भी पट्टी पढ़ाता है बलूचिस्तान से आके, तो ये कहते हैं कि ये आखिरी हकीकत है और दूसरे लोगों की बात नहीं मानी जाती। तो आज भी बहस यही है कि उसको जोड़ा जाता है मिसगवर्नेंस से, करप्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट से। ये कोई डिबेट नहीं है। असल में जो असली बात है, स्टेट को ब्लैकमेल करने के लिए कोई भी हथियार उठा नहीं सकता। ये यानी बेस लाइन है इस पूरे आर्गुमेंट का। पहले हम टेररिज्म का खात्मा करना चाहते हैं या नहीं? क्या हम मीनिंगफुली इसको शिकस्त देना चाहते हैं या नहीं? या हम हर ऑपरेशन के बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर हम इन लोगों को एंगेज करते हैं, इन्हीं सरदारों से, इन्हीं प्रो फेडरेशन जो एलिमेंट्स से सरदार हैं, उनको एंगेज करते हैं, जो एक कम परस्त हैं उनको एंगेज करते हैं, और उनसे फिर वही हम दवा मांगते हैं जिसकी वजह से ये मसला प्रोलॉन्ग हुआ है, और वो फिर उनको अमरात देते हैं। और यही मरात डॉक्टर मालिक बलूच ने भी ऑफर की, जो इग्जाल में बैठे हुए हैं, कि आप आए, आपको हम मिनिस्ट्री देंगे, आपको सीट्स देंगे। ये उस वक्त भी हुआ। और जो बालाच मरी है वो मेरे दोस्त थे लंदन में, उनको भी बुलवाया गया, एक इलेक्शन जितवाया गया। फिर वो जो है वो उन्होंने फिर बंदूक उठाया और उसी गाड़ियों को इस्तेमाल किया, हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल किया, क्लाउड को इस्तेमाल किया, और उन्होंने फिर बगावत की। तो ये पॉलिसियां जो है असल में इनकंसिस्टेंट है। ये बलूचिस्तान की यानी इन लोगों को सुनने के बाद जो ये कहते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, असल में ये रियासत भूल जाती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें 67-70% लोग पुरअमन हैं। उसमें 30% एरियाज में अगर कोई वाकयात होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70% आवाम को आप सजा दें। 70% आवाम की नुमाइंदगी कोई नहीं है। सरदार है, कुछ नवाब हैं, कुछ एंटी स्टेट है और कुछ प्रो स्टेट सरदार है, वो कर रहे हैं, और वो जो इस्लामाबाद में आते हैं बताते हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, और वही उनकी सुनी जाती है। मिडिल क्लास की इनमें कोई इनपुट नहीं है, बाकी लोगों को सुना नहीं जाता, और हम जैसे लोगों को जो है वो सरकार सीरियस नहीं लेती, क्योंकि समझते हैं कि जिनके पास 200 बंदूक हैं वो रियल नुमाइंदे हैं, जो इलेक्शन को फर्ज कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, वो असली नुमाइंदे हैं। जो अपने 50 साल तारीख में कोई बंदा उनके सामने खड़ा ना हो, वो असली नुमाइंदे हैं। लिहाजा जो मिडिल क्लास की बातें उसको आप सीरियस ना लें। तो इसलिए रियासत ने बाय डिफॉल्ट उन लोगों को सपोर्ट किया है जो ये बयानिया असल में इन इंसर्जेंसी को जिंदा रखने के लिए एक इकोसिस्टम के तौर पे ऑफर कर रहे हैं। तो आज भी डिबेट उसी पैराए में हो रही है। लिहाजा मैं समझता हूं कि पहले हमने मीनिंगफुल शिकस्त देनी है दहशतगर्दी को। इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस, बाकी यानी रिफॉर्म्स, उसको अगर रोका है तो इन लोगों ने रोका है जो स्टेक होल्डर अपने आप को समझते हैं, जो बलूचिस्तान के कौम परस्त हैं, जो बलूचिस्तान के राइट यानी परस्त हैं, जो मजहब परस्त हैं। इन लोगों ने बलूचिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं होने दिया है, जबकि मराहत ये लेते आ रहे हैं। यानी अगर आप 2015 से भी काउंट करें, एक फिगर ये है कि बलूचिस्तान को 2000 अरब रुपए दिए गए हैं। अब 2000 अरब रुपए की कोई अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं है, और ये वसाइल आज भी इसी तरह ज़ाया हो रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि इन वसाइल को आप जोड़ें तो बंदूक उठाने से। बंदूक उठाना जुल्म है। बंदूक स्टेट की रिट को चैलेंज करता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल बदमाश पश्तून इलाके में बंदूक उठाता है, उसका कला कमा करना जरूरी है, चाहे वो एक ग्रोह बीएलए और बीएलएफ की शक्ल में बलोच इलाकों में उठाता है, उनका कला कमा करना लाजमी है। ये उन माओ बहनों जवानों के साथ यानी जुल्म है जो बंदूक नहीं उठा सकते, जो यरगमाल है, जो बोल नहीं सकते इन दहशतगर्दों के डर की वजह से, और जो इन बड़े जो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं जिनके अपने इलाकों में नजी जेलें हैं, उनके बयानिए को चैलेंज नहीं कर सकते। उन पावरलेस वॉइसलेस लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती और बेइंसाफी है। लिहाजा सोशल जस्टिस का तकाजा ये है कि पहले हम बंदूक को इक्वेशन से हटाएं। लिहाजा मेरी अपील यही है कि इस डिबेट को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी को माइनस करके फिर आप मुज़ाकरात करें, ऑफर करें। मैं नहीं कहता कि आप हर लास्ट दहशतगर्द तक आप उनको मारें, नहीं, उनको ये एहसास हो कि आप स्टेट के सामने खड़े नहीं हो सकते और ना आप कभी 100 साल में जीत सकते हैं। लिहाजा मीनिंगफुली उनको शिकस्त देने का मेरा मतलब ये, फिर आप जो भी ऑफर करना चाहते हैं आप ऑफर करें, लेकिन इस वक्त वो समझते हैं कि वो जीत रहे हैं। लिहाजा उनके दिमाग से ये खन्नासियत जो है निकालना स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं बलूचिस्तान के दरमियाने तबकात, मिडिल क्लास, जो नॉन इलीट है, जो सरदार नहीं है, जो नवाब नहीं है, जिनके साथ बड़े खवानीन
के टाइटल्स नहीं लगे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बंदूक नहीं है, उनके बिहाफ पे मैं स्टेट से अपील करता हूं कि दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए मीनिंगफुल ऑपरेशन चाहे करने की जरूरत हो करें, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर आप हॉट परसूट करें, चाहे और स्मार्ट वॉर से आप इस जंग को जीतें। हमने इनको मीनिंगफुली बामाने तरीके से शिकस्त देना है और पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़े हैं। इन दहशतगर्दों का जो भी बयानिया है, ये किसी के बिहाफ पे ये मुकदमा पेश करते हैं कि बलोच अवाम नहीं, बलोच अवाम से इन्होंने कोई राय मांगी है, ना इन्होंने कोई रेफरेंडम किया है। ये कौमपरस्ती की बुनियाद पे अपने आप को उनका नुमाइंदा समझते हैं। ये बलोचों के कोई नुमाइंदे नहीं है, ना ये पश्तूनों के नुमाइंदे हैं, ना ये बलोचिस्तान के बाकी बासियों के नुमाइंदे हैं। अगर कोई बंदा है नुमाइंदा उनका, तो वो बलोचिस्तान का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मिडिल क्लास है, वो खातून है जो तुर्बत में सबक पढ़ा रही है, वो बच्ची है जो एक नर्स के तौर पे गवादर में एक हॉस्पिटल में काम कर रही है। ये बलूचिस्तान के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, ना कि सरदार जो रोज राइस पे दुबई में सफर करते हैं, जिनके 10 बंगले हैं, जिनके पास 200 गार्ड हैं, जिनके पास इतने बेताशा स्टेट रिसोर्सेज हैं, जो हर वक्त स्टेट से निगोशिएशन की बुनियाद पे, ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे इन्होंने लिए हैं, आज भी लिए।